प्रणाम। आज 1 मार्च 2023। आज से ऐशो विज्ञान ज्ञानशाला की घोषणा हो रही है। मतलब डिक्लेरेशन के आज से कहाँ गया वो जी, ऐशो विज्ञान ज्ञानशाला 1 मार्च 2023। आज की कृष्णेंद्र कथा में कृष्णिष्ठ धाम में हम लोग उसके आसपास विसिनिटी ऑफ कृष्णिष्ठ धाम, वहां से ये डिक्लेरेशन करी गई है ऐशो विज्ञान ज्ञानशाला की। काल बेस्ड एजुकेशन, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे थोड़ी सी कि काल बेस्ड एजुकेशन क्या होती है और अभी तक क्या चल रहा था और ये नया क्या आया इसके अंदर, इसको समझने की कोशिश करेंगे आज की कथा में। और टीनेजर्स के लिए ये कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसकी के घोषणा हो जाएगी थोड़े दिन में। नया सेशन से शायद शुरुआत होगी रजिस्ट्रेशन की, तो वो सारे प्रोसीजर्स तो जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं उनके वो बताएंगे आपको। ई स्क्वायर फिजियो वर्चुअल इंस्टीट्यूट से वो जानकारी मिल जाएगी कि कब वो शुरू होगा, यानी कोर्सेज रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, ये आप वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। और जी, तो हम थोड़ा सा पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐशो विज्ञान है क्या। विज्ञान तो आप जानते ही हो, विज्ञान शब्द तो मेरे ख्याल से आपने सबने सुना ही होगा कि विशेष ज्ञान, यानी किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को समझना गहराई से, स्पेशलिटी होना, विशेष रूप से एक सब्जेक्ट को पकड़ करके और उसको समझना, सीखना और उसका उपयोग करना। अधिकतर विज्ञान शब्द को, विशेष ज्ञान को हमने कैरियर से जोड़ करके समझा है कि हम जिस सब्जेक्ट में कैरियर बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो मैंने इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स में कैरियर बनाना है, तो मेरे लिए विज्ञान जो हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ। अदरवाइज अगर विज्ञान के सब्जेक्ट्स की पहले जो बात करा करते थे वो करते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बट फिर उसके बाद सोशल साइंस, फिर उसके बाद जियोलॉजी, मतलब बहुत सारे उसकी ब्रांचेस बनती चली गई। कारण उसका सिर्फ ये है कि विशेष ज्ञान की बात करते हैं जब हम, तो वो जुड़ता है कैरियर से। इसी प्रकार जब हम विशेष ज्ञान की बात करने लगे तो हमने ऐसे विज्ञान को ढूंढने की कोशिश शुरू की जो हमारी जिंदगी को अच्छा कर दे। वैसे तो ये बात पक्की है कि अगर कैरियर अच्छा होगा तो जिंदगी अच्छी होगी, पर क्या ये बात सही है? तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपका कैरियर सही है तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। ये कोई एश्योरेंस नहीं है, श्योर नहीं है, पक्का नहीं है। आज 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए महीना कमाने वाले भी बहुत परेशान घूम रहे हैं, अपनी बीमारियों के कारण नहीं, कि उस 5 लाख रुपए का करे क्या। मैंने 5 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दिया, मेरे को नौकरी मिल गई बहुत अच्छी और मुझे 5 लाख रुपए महीना की सैलरी मिल रही है, जिसमें मैं तकरीबन सारे काम कर सकता हूं, पर मैं करूं क्या? चलो, पहले कहते थे कि टाइम नहीं मिलता, भी 5 लाख रुपए महीना कमाना है तो नेचुरली काम तो करना ही पड़ेगा। तो हमने 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया। एग्रीड।
पर 12 घंटे के बाद फिर 12 घंटे बचे, उसका क्या करोगे? तो यह समझ में आ गया कि विज्ञान को अगर हम कैरियर से जोड़ते हैं ना, तो हमने अपनी जिंदगी को मतलब छोड़ दिया कहीं पर। विशेष ज्ञान के चक्कर में कैरियर तो दिख गया सामने, और वो लक्ष्मी धन दिखाई दिया, सरस्वती धन नहीं दिखाई दिया। अब यहां पे सरस्वती धन और लक्ष्मी धन में फर्क समझना पड़ेगा आपको। और आज से सरस्वती धन क्या होता है उसके बारे में जानकारी, उसको समझना, उसको कैसे कमाया जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा का सारा काम ऐशो विज्ञान ज्ञानशाला में किया जाएगा। अभी तक आप लक्ष्मी धन कमा रहे थे, जो कि कन्वेंशनल लिविंग का एक सिस्टम है। कन्वेंशनल लिविंग में हम लोग लक्ष्मी धन कमाते थे। वो कहते हैं ना, घर में आ रही है तो लक्ष्मी आ रही है, पैसा आ रहा है तो लक्ष्मी आ रही है, या विवाह हुआ, बहू आई तो उसको कह दिया लक्ष्मी आई है, क्योंकि वो अपने साथ बहुत सारा दहेज लेके आई है। पर फिर सिस्टम ये शुरू हुआ कि अब पढ़ लिख करके आई है तो वो दहेज क्यों लेकर आए। दहेज प्रथा का विरोध शुरू हुआ, और उस विरोध में हुआ क्या कि हम लोग जो पहले दहेज होता था, वो जो जिस परिवार में जा रही है उसको दिया जाता था, और वो उस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ कहीं ऐसी जगह लगाते थे जो आगे भविष्य में काम आए। लेकिन जब से ये एजुकेशन सिस्टम में जो नवविवाहिता को लक्ष्मी कहना शुरू किया, तब से वो कहती है कि अब तो तुम्हें दहेज नहीं मिलेगा भाई, अब दहेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ लिख कर आई हूं, जो तुम्हारा पुत्र कमाता है वही मैं कमाती हूं। नेचुरली पढ़ाई करी है तो नौकरी तो मिल गई उसको भी, नौकरी दोनों कर रहे हैं, तो धन तो वो भी लेकर आ रही है और तुम भी लेकर आ रहे हो, तो फिर दहेज किस बात का। पर समाज ने दहेज प्रथा को तो बंद करा दिया, पर क्या वो बंद हुई? असल में कंफ्यूजन की, अनलिमिटेड कंफ्यूजन का जो एग्जाम्पल समझना है तो वो यही है कि दहेज प्रथा तो बंद हो गई तकरीबन, लेकिन पैसा अभी भी उतना ही खर्च हो रहा है। आप इमेजिन करो, लक्ष्मी धन के नुकसान बता रहा हूं मैं आपको कि लक्ष्मी धन का नुकसान क्या होता है, कि पैसा तो अभी भी उतना ही खर्च हो रहा है, पर वो सारा का सारा पैसा कहां जा रहा है? कूड़े में जा रहा है, डस्टबिन में जा रहा है। कैसे? आपने खाना बुक किया 1000 लोगों का, अब शादी है, दहेज देना नहीं है, पैसे बच गए वो वाले, तो पैसे कहीं खर्च करने हैं, तो पर प्लेट खर्चा कितना आया? 2500 रुपए, जो कि 100 रुपए की प्लेट में हो जाता था काम पहले। अब सोचो कि 100 रुपए और 2500 रुपए, काम वही हो रहा है। पहले भी खर्चते 2500 ही थे, पर 100 रुपए प्लेट के ऊपर और बाकी 2400 रुपए व्यापार में, यानी कैरियर में। कैरियर को सेट करने में लगते थे पैसे, दुकान खोल ली या कुछ कोई भी काम कर लिया, फैक्ट्री लगा ली। और नियम यह था पहले दहेज का कि उस समय में इक्वेलिटी की बात करते हैं हम, जेंडर इक्वेलिटी की बात करते हैं हम लोग, पर हमें जेंडर इक्वेलिटी का मतलब आज तक पता नहीं लगा कि पहले दहेज उसको कहा जाता था कि जब लड़की का विवाह कर रहे हैं तो उस समय में पिता की क्या संपत्ति है, उनकी जो अपनी प्रॉपर्टी है क्या है, और कितने बच्चे हैं, और उस सारी प्रॉपर्टी को अगर उस समय में डिवाइड किया जाता तो उसके हिस्से में कितने पैसे आते। मान लो एग्जांपल के तौर पर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है मेरी, और मेरे पास 3 बच्चे हैं, और आज मैं अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूं,
तो 1 करोड़ को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड किया मैंने, तकरीबन 30 लाख रुपए ईच। अब ये मत कहना कि वो 10 लाख क्यों छोड़ दिए, कह भी सकते वैसे तो नहीं, तो 10 लाख अपने लिए भी तो रखूंगा कुछ, या मैं सड़क पे चल दूं, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो 30 लाख रुपए तकरीबन मेरे को उस लड़की को देने हैं। तो वो दहेज की रकम 30 लाख रुपए होती थी, और 30 लाख में से जो खाने पीने में खर्चा हुआ वो हुआ, और 100 रुपए प्लेट थी, 1000 लोग आए तो 1 लाख रुपया मेरा खाने में खर्च हो गया, और 1 लाख रुपया टेंट लगाने में और बाकी सब प्रोसीजर में खर्च हो गया। और बाकी के जो पैसे बचे वो मैंने उस परिवार को दे दिए जहां पर मेरी लड़की जा रही है। और वो तो मुझे देने ही थे, क्योंकि वो उसी के हिस्से के थे। भाई मेरे जेंडर इक्वेलिटी की बात कर रहे हैं, तो जेंडर इक्वेलिटी का मतलब ही यही है कि अपने बच्चों में बराबर बराबर बांट देना। तो लड़की के थे, लड़की को दे दिए मैंने, और उस बचे हुए पैसे जो तकरीबन 25 लाख रुपए होंगे, अब इमेजिन करो 25 लाख रुपए में वो लड़की कितनी सिक्योर हो गई, 100% सिक्योर हो गई वो, जो कि दहेज प्रथा बंद करो के नाम पर वही 25 लाख रुपए आप बाजार में फेंक देते हो, जो उस बेचारी के किसी काम नहीं आते। तो सिस्टम पहले वाला ठीक था या दूसरे वाला ठीक था? तो मेरे हिसाब से सिस्टम दोनों ही बेकार थे। कारण यह कि लक्ष्मी धन जो होता है वो हमेशा नुकसान देता है, वो आपको कंफ्यूजन में रखता है। लक्ष्मी धन हमेशा आपको कंफ्यूजन में रखेगा, और वही कारण है कि आज तक इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है और उससे निकलने को तैयार नहीं है लोग। तैयार कैसे होंगे? कि हमें सिखाया जाता है कि रोग ठीक नहीं हो सकता, आप उसके साथ रहना सीख लो। मतलब इमेजिन कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, लक्ष्मी धन हमें कहां ले गया। एक तो लक्ष्मी धन के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम अटैच्ड है वो ये है कि वो डेप्रिशिएट होता है, उसका वो डिवैल्यूएट होता चला जाता है टाइम के साथ साथ। डिवैल्यूएशन प्रोसेस इज अटैच्ड। कैसे? लक्ष्मी यानी कन्या, और एजिंग कन्याओं में सबसे पहले रिफ्लेक्ट होती है। कन्या बड़ी भी जल्दी हो जाती है, बुढ़िया भी जल्दी हो जाती है। तो जैसे एज बढ़ती है, आप डिवैल्यूएशन हो रहा है या इवैल्यूएशन हो रहा है, आप ये बताओ। मतलब अब इस दो शब्दों को समझो। हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो अब ये डिवैल्यूएशन हो रहा है या इवॉल्विंग हो रही है, बताओ। तो लक्ष्मी धन हमेशा डिवैल्यूएट होता है, डिवैल्यू होता है, डेप्रिशिएट होता है। एजिंग का नुकसान होता है हमेशा, होता है कि नहीं होता? आप देख लो, कौन ऐसा प्राणी है इस दुनिया में जो ये चाहेगा कि मैं बुढ़ा हो जाऊं? एक भी बता दो मेरे को। पहले ये कहा करते थे कि कौन ऐसा प्राणी है जो मरना चाहता है। कोई मरना चाहता है क्या? लेकिन अब ये शब्द बदल गए हैं, सबको पता है मरना तो है ही, तो चाहो या ना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहते हैं यार कष्ट में ना मरे, और कष्ट में ना मरे तो इसका मतलब है बुढ़े ना हो। नेचुरल सी बात है, बुढ़े हो गए तो कष्ट आएगा ही। बुढ़ापा ना आए, बुढ़ापा नहीं आना चाहिए यार। बहुत खराब, सबसे खराब चीज बुढ़ापा है।
मृत्यु खराब नहीं है, बुढ़ापा बहुत खराब है। तो और वैसे आप इवॉल्व की बात कर रहे हो कि जैसे जैसे हम इवॉल्व होते चले जाते हैं हम पता नहीं क्या बन जाते हैं, हम बुढ़े हो जाते हैं। तो इवोल्यूशन के कंसेप्ट से बाहर निकलो, निकलना ही पड़ेगा। और वो आपको ऐशो विज्ञान ही निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। एक आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, ऐश टू ऐश। मुझे पता नहीं आपने सुनी है कि नहीं सुनी है, अब सुन लो। पर ये हमेशा से रही है ये वाक्य, ये स्टेटमेंट, ऐश टू ऐश, यानी मैं सुखी रहूं और सुखी ही मरूं। एवर हैप्पी, एवर हैप्पीनेस। तो ऐश टू ऐश के प्रिंसिपल को अगर आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहते, अडॉप्ट क्या, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। भाई अडॉप्ट करने से काम ही नहीं चलेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ऐश टू ऐश अगर आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ऐशो विज्ञान के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ऐशो विज्ञान के अंदर होता क्या है, यार ऐशो विज्ञान में होता क्या है? तो ऐशो विज्ञान में इस पिक्चर को देखो, आप इस फोटो को देखो। इसमें क्या लिखा है? तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान, व्यवहार ज्ञान, ज्योति ज्ञान, आयु ज्ञान, समय, शक्ति, भक्ति, कर्म। यह है काल चक्र और समय चक्र। तो ऐशो विज्ञान का जो आधार है, ऐशो विज्ञान का जो आधार है वो शुरू होता है आत्मज्ञान से, और आत्मज्ञान के ऊपर आधारित है व्यवहार ज्ञान। और बाकी 3 ज्ञान आपकी जिंदगी में हो या ना हो, ये 2 ज्ञान बहुत जरूरी है। और समय का सदुपयोग करना चाहिए तो सारे कहते हैं। और हर एक को शक्तिशाली होना चाहिए, इस बात में कोई आर्गुमेंट है ही नहीं। अब भक्ति किसको कहते हैं, यह बात एक समझने वाली है यहां पर। तो भक्ति किसको कहते हैं और कर्म किसको कहते हैं, ये 2 चीजें समझनी है तो आपको आत्मज्ञान और व्यवहार ज्ञान समझना पड़ेगा पहले, तभी समझ सकते हो, नहीं तो समझ में आएंगी नहीं। तो ये 4 स्तंभ हुए, 4 पिलर्स हुए ऐशो विज्ञान के, आत्मज्ञान, व्यवहार ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये 4 अगर आप समझोगे तो आप ऐश टू ऐश को अपनी जिंदगी में एडॉप्ट कर पाओगे। खाली समझने से एडॉप्ट नहीं होगी, समझोगे फिर एडॉप्ट करोगे। एडॉप्ट करने के लिए जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो करोगे तो वो आपकी जिंदगी में इंप्लीमेंट होगी। एडॉप्ट करना है खाली काम नहीं है, इंप्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, करना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। तो उसके लिए ऐशो विज्ञान ज्ञानशाला का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। और सबसे पहले इसमें टीनेजर कम्युनिटी को इनवाइट किया गया है। क्यों टीनेजर कम्युनिटी, क्यों? क्योंकि टीनेजर कम्युनिटी अगर ठीक होगी
तो वो अपने पेरेंट्स को भी ठीक कर लेगी, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी ठीक कर लेगी। पक्की बात है ये। कारण टीनेजर कम्युनिटी इज फास्ट लर्नर, वो जल्दी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में अभी तक कंफ्यूजन गया नहीं है, आया नहीं है, एंटर नहीं हुआ है, या बहुत कम एंटर हुआ है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, जो कि टीनेज के बाद बढ़नी शुरू होती है, टीनेज के बाद। इसीलिए टीनेज को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। और जो ये जिस टीनेजर में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, वही सुसाइडल टेंडेंसी को कन्वर्ट हो जाता है। सुसाइडल टेंडेंसी इन टीनेजर्स वो इसीलिए बढ़ती है कि ये कंफ्यूजन जब एक लिमिट क्रॉस कर लेता है तो वो सुसाइडल टेंडेंसी में बदल जाता है। तो लक्ष्मी धन आपको इस डायरेक्शन में ले जाता है, जो आपके कंफ्यूजन को सुसाइडल टेंडेंसी में कन्वर्ट करता है, कष्ट देता है। वो ना हो, उससे बचना है, बचाना है समाज को, आगे आने वाली जनरेशन को। तो हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है सिवा ऐशो विज्ञान को एडॉप्ट करने के। करनी ही पड़ेगी, कोई हल नहीं है। और ये देखो, ये लिख रहा है यहां पर, प्रोटेक्ट सेल्फ अगेंस्ट अकाल मृत्यु। सुसाइडल टेंडेंसी इज नथिंग बट हेडिंग टुवर्ड्स अकाल मृत्यु। तो पूर्ण आयु प्राप्त करने के लिए जितनी आयु मेरी है, उतनी आयु प्राप्त करने के लिए एक ना इसमें एक ज्ञान है, ज्योति ज्ञान, आयु ज्ञान। आयु ज्ञान मतलब पूरी आयु में वो ज्ञान मेरे पास होना चाहिए जिससे कि मैं पूरी आयु कष्ट मुक्त बिता सकूं, बिना कष्ट के बिता सकूं। और ऐशो विज्ञान से अगर आप अपना कैरियर बनाते हैं तो आप सरस्वती धन कमाएंगे। लक्ष्मी धन आपके पास नहीं आएगा, सरस्वती धन आएगा। और सरस्वती धन जो है वो आपको रोग नहीं दे सकता किसी भी हालत में, कंफ्यूजन नहीं देगा। लक्ष्मी धन कमाने की एक लिमिट है कि आप उससे ज्यादा नहीं कमा सकते हो, लेकिन सरस्वती धन की कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड कमा सकते हो, अनलिमिटेड। तो आज से एक नई करेंसी समझो इंट्रोड्यूस हो रही है सरस्वती धन के नाम से। और अपने टीनेजर कम्युनिटी को कम से कम इस लाइन में डालने की सोचना शुरू करो, अगर चाहते हो कि आपके बुढ़ापे में, बुढ़े तो हो गई क्योंकि अभी तक तो आपको पता ही नहीं ऐशो विज्ञान का, तो बुढ़ापा तो आएगा ही आएगा, रुक नहीं सकता। तो आपके बुढ़ापे में आपके जो आज के टीनेजर है वो आपको सपोर्ट करें, हेल्प करें, बचाएं, मतलब कष्ट कम मिनिमाइज करें। कष्ट मिनिमाइज हॉस्पिटल ले जाके नहीं होता। मॉरल सपोर्ट जितनी चाहिए बुढ़ापे में, उतनी सपोर्ट दवाई डॉक्टर कोई हेल्प नहीं कर सकता जितनी के बच्चों की मॉरल सपोर्ट आपको हेल्प करती है रिकवरी में। ये टाइम टेस्टेड सिस्टम है। और आप देख सकते हो, डॉक्टर जब कहता है कि अब दवा का काम नहीं रहा, दुआ काम करेगी, तो वो दुआ उसी की काम करेगी जो टीनेजर कम्युनिटी में जिसने ऐशो विज्ञान अडॉप्ट कर लिया हो। अगर दुआ करते रहो तो कोई पूछता नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप जितनी मर्जी दुआ कर लो, क्योंकि दुआ करने के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए, जो योग्यता चाहिए, अगर वो योग्यता नहीं है आपके पास तो आप कुछ भी दुआ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो जो दवा दे रहा था उसका एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपर्टीज देखो कितनी थी, वो कर रहा था ना, तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। तो इसका मतलब है कि कोई भी एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट वो रिकवरी नहीं करवा सकता जो आपको आपके फैमिली के टीनेजर्स करवा सकते हैं। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट वो चलती थी कहावत, मूल से ब्याज प्यारा। ग्रैंड पेरेंट्स को अपने बच्चों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, अपने बच्चों के बच्चों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कारण कि उनकी वजह से उनकी जिंदगी में जो हैप्पीनेस, जो खुशी आती है, वो उनके बच्चों के द्वारा नहीं आ सकती, क्योंकि उनके बच्चों ने तो कष्ट ही दिया होता है हमेशा बेचारों को। तो वो अभी तक इसलिए चल रहा था क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, लक्ष्मी धन कमा रहे थे, लक्ष्मी धन के सिलसिले में लगे हुए थे, लक्ष्मी धन के चक्कर में लगे हुए थे। तो वो हमें समझने ही नहीं देता था कि हमें एक्चुअली इतना कंफ्यूज कर रखा था उसने कि वो हमें समझने नहीं देता था कि ये कहावतों का मतलब क्या है, कि मूल से ब्याज प्यारा। अरे मूल ही नहीं मिलेगा तो ब्याज आएगा कहां से? और आजकल तो लड़कियों ने शादी करने को मना कर दिया, अब ब्याज कहां से आएगा? और लड़कों ने अगर मना करना शुरू कर दिया, फिर सोचो आप क्या होगा। और वैसे भी लक्ष्मी धन कमाने के चक्कर में जो लड़के लगे हुए हैं और लड़कियां भी लगी हुई हैं, तो क्या हो रहा है परिवारों का हाल, ये तो दिख ही रहा है। आज की जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, टीनेजर जनरेशन, वो ना तो अपने बाप को पूछती, ना मां को पूछती, और ना ही बाकी ऊपर तो जाने की कोशिश ही नहीं करती। वो टीनेज में आते ही, टीनेज से पहले तो मम्मी मम्मी हो रहा होता है, क्योंकि भूख लगी है तो मां खाना बना देगी। लेकिन जैसे ही टीनेज में एंटर करते हैं बच्चे, तो खाने के लिए तो उनको कैंटीन चाहिए। यहां पे कोई लोग सुन रहे हैं तो उनको हंसी आ रही है बहुत, क्या हो क्या रहा है ये। खाने के लिए कैंटीन चाहिए और डिनर के लिए पिज्जा चाहिए। और वो माँ एक दिन तो मंगा देगी, माँ तो नहीं मंगा के देगी एक दिन भी, पर बाप मंगा देगा। माँ कहेगी चल किचन से जान छूटी। तो टीनेज कम्युनिटी इतनी समझदार हो गई है कि उसको अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। और बहुत जगह तो हाल ये है कि पेरेंट्स जो है टीनेज पे डिपेंडेंट हो गए हैं। कारण गूगल बाबा देखना आता नहीं पेरेंट्स को, वो बच्चों को सब आता है। वो कल ही की बात है, कल हम वहां गए हुए थे, कल वो था ब्रह्मांडधीश का मंदिर खुला था मुदाफरा में, उत्तर प्रदेश। तो वहां पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो ना बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। मैंने किसके बच्चों पे? कहता है यार हमारे बच्चों के बच्चों पे। वो 4 साल का है, बच्चे वो चला लेता है। लड़की थी कोई किसी की, दादा और पोती आए हुए थे। वो कहते हैं कोई भी चीज दो, कोई मोबाइल दे दो, ये सब ढूंढ ढांड के बता देती है। 4 साल की थी नहीं वो, शायद 3 साल की होगी अभी, या 4 की होगी, पता नहीं मेरे को। कितने विनोद की पोती? वो तो 7 साल की है। 7 की होगी, इतनी बड़ी तो नहीं लग रही थी वो। है तो खैर जो भी है, ओहो, सवाल यह है कि मतलब डिपेंडेंसी के पेरेंट्स जो है अब बच्चों पे डिपेंडेंट है। ये कोरोना ने ना बहुत कमाल दिखाया है। वैसे कोरोना ने
पेरेंट्स को बच्चों के बहुत करीब ला दिया, और बच्चे इस बात से बहुत दुखी हैं। वैसे कहते हैं पहले तो हम मोबाइल पे क्या क्या करते रहते थे हमें पता नहीं, मोबाइल देते नहीं थे, और कोरोना कहता है भैया मोबाइल दे दो सबको, तो कोरोना ने सबको तो मोबाइल दिला दिया। और बच्चों का दिमाग बहुत तेज चलता है, तो उनको गूगल का पता है कि गूगल क्या क्या दिखा देता है, सब कुछ पता है उनको। और पेरेंट्स को बेचारों को यही नहीं पता कि दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि उनको गूगल वह चलाना नहीं आता। तो अब खरीदने के लिए जाना है कुछ, तो वो कहती है पहले जो है ना पेरेंट्स बच्चों को पैसे नहीं देते थे। कोरोना ने कहा कोई बात नहीं, अब पैसे का कर लो, तुम क्या करोगे, अंदर बंद बैठे हो, और सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए या राशन आना है महीने का या 15 दिन का या 2 दिन का या आज का ही, और बाजार में तुम जा नहीं सकते। अब क्या होगा, ये हमारे साथ भी हुआ है, जबकि हम गूगल सब चला लेते हैं तो भी हमें कोई नहीं पूछता। तो बच्चों ने कहा आज के बाद आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। हमने कहा तो दूध कैसे आएगा। अगले दिन पता लगा बाहर थैला टंगा हुआ था, उसमें दूध पड़ा था ऑनलाइन। तो बच्चे तो ये कर लेते हैं। तो मोबाइल कंपल्सरी हो गया, और बच्चों ने उसको एक्सप्लोर किया पूरा। और हमें तो इतना टाइम मिलता नहीं था कि हम सब कुछ एक्सप्लोर कर पाए, उनके पास कोई काम नहीं था। उसका रिजल्ट क्या हुआ पता है तुम्हें? उसका रिजल्ट यह हुआ कि अब लोग, बुढ़े जो लोग हैं, वो ये कहने लगे कि भैया कष्ट में ना मरें, और बच्चे कहने लगे अब तो हमें सब कुछ पता लग ही गया, तो अब दुनिया का करना क्या। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंफ्यूजन आई वुड से कि टीनेजर कम्युनिटी वो कहती है कि अब जिंदगी का करना क्या, क्योंकि सब कुछ पता लग गया। और ओल्ड एज कम्युनिटी कहती है कि अब तो मरना, अब तो किसी भी दिन मर जाएंगे, पर कष्ट में ना मरे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कल ही हो रही थी ये बात, क्योंकि कथा थी तो बहुत सारे लोग बैठे थे, कृष्णेंद्र कथा चल रही थी, तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि मरने के बारे में आपका क्या विचार है, तो कहते हैं जी बस निकल जाओ, अब तो बहुत हो गया। मैंने उम्र कितनी हुई? कहते जी 50 पार हो गए, और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे। बताओ, 50 पार में बच्चे की जान लोगे वाली बात आ गई, और बच्चे बैठे हैं वहां पर। अभी भी बुड्ढा ये कह रहा है कि बच्चे की जान लोगे, तो मेरी ले लो। कोरोना तो सबको ले गया, कोरोना को थोड़ी पता है कि तू बच्चा है या बूढ़ा है। कोरोना तो जो हाथ में आया सबको ले गया वो। तो अब डर भी लगने लगा। अच्छा, डरते मतलब कमाल देखो, कंफ्यूजन की लिमिट। सारे कहते हैं यार अब तो बस मर जाओ तो अच्छा है, जान छूटे, मर जाए तो जान छूटे। और फिर यार कोरोना ना हो जाए, सबने मास्क लगा लिया, मोदी जी के कहने पे सबने मास्क लगा लिया तुरंत के, साले कोरोना से नहीं मरना। भाई तो मरने को तैयार हो तो भाई कोरोना से मरने में क्या प्रॉब्लम है, फटाफट निमट जाओगे ना, कोरोना से नहीं मरना। तो इंसान चाहता क्या है, ये बात ही नहीं समझ में आई अभी तक लोगों को कि इंसान चाहता क्या है। वैसे लंबी उम्र का करना क्या है। मतलब कमाल देखो, हमने कहा अच्छा चलो उम्र लंबी कर लो, कहते हैं लंबी उम्र का करना क्या है। मैंने कहा यार लंबी उम्र का करना क्या है, मतलब तुम क्या जल्दी मरना चाहते हो, लेट मरना चाहते क्या हो तुम? मरना तो पक्का है। अच्छा अगर मरने की चक्कर छोड़ दो, मान लो तुम्हें ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए जिससे कि तुम मरोगे नहीं ये पता लग जाए तुम्हें, तो क्या करोगे? कहते नहीं बड़ी प्रॉब्लम है, तो कोरोना दोबारा मतलब कहते हैं कोरोना दोबारा आ जाए, ले जाए हमें, तो जान छूटे। वैसे इमेजिन करो कि अगर आपको इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए तो आप क्या करोगे उसका? लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। बताओ भाई क्या करोगे? यहां पे जो बैठे हैं लोग वो बताओ क्या करोगे? जब तक जीना चाहो तब तक जीऊंगा,
है? जब तक जीना चाहो तब तक जी लूंगा मैं। अरे वो तो जिएगा ही, इच्छा मृत्यु का है, मरने की सोचेगा कि नहीं सोचेगा? बात यहाँ हो रही है। नहीं सोचूंगा। मरेगा नहीं ना? गुड। तुम बताओ। नहीं, अभी जब तक नहीं लगेगा तब तक नहीं, क्या नहीं लगेगा? कि मरना चाहिए। हाँ भाई, तुम बताओ। नहीं मरूंगी नहीं। नहीं मरूंगी नहीं, नहीं मरना तो पक्का ही है। अभी नहीं मरना। अभी कौन कह रहा है मरने को? बात अभी की नहीं हो रही, बात हो रही है अगर तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाए तो तुम लेना चाहोगे क्या? बात यहाँ हो रही है ये। नहीं मैं तो ले लूंगी। नहीं लेना। बात यहाँ ये नहीं कि मिल गया तुम्हें, बात ये हो रही है कि अगर मिल सकता है। एक जगह है, बता, मैं तुम्हें अगर एक जगह बताऊं, अगर तुम वहां जाओगे और ये प्रोसीजर करोगे तो तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाएगा। तो कौन कौन लेना चाहता है? कुछ लोग हाथ छोटा सा उठा रहे हैं, दिख ना जाए। मेहनत करके ले लूंगा तो ले लूंगी। तो अब सोचो कि ये सवाल बाजार में है कि अब एक जगह ऐसी मिल गई है। एक्चुअली ये बात इसलिए हो रही है, ये फिजिकल बात हो रही है सारी की सारी। एक जगह ऐसी पृथ्वी पर मिल गई है, वो भीष्म पितामह को जो जहां पर यह वरदान मिला था, वो जगह की खोज कर ली गई है। वो जगह खोज ली गई है जहां पर भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, और वो प्रोसीजर भी मिल गया, वो सिस्टम भी मिल गया है। अगर वो प्रोसीजर करते रहोगे तो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान पक्का मिल जाएगा। और जो जो इस उसमें चलना चाहते हो, मतलब चाहते हो ये वरदान लेना, तो भैया ऐशो विज्ञान सीख लो। ऐशो विज्ञान में वो विशेष ज्ञान है, क्योंकि ऐश टू ऐश तो विशेष ज्ञान है। वो विशेष ज्ञान सीखना हो तो ऐशो विज्ञान ज्ञानशाला में चले जाओ। और बताया जैसे कि 4 पिलर हैं उसके: आत्मज्ञान, व्यवहार ज्ञान, कर्म और भक्ति। इन 4 चीजों को सिखाया जाएगा आपकी योग्यता के अनुसार, और उसके हिसाब से आपको कैरियर बनाना है अपना। और सरस्वती धन कमाना है, लक्ष्मी धन नहीं कमाना। तो आपको इच्छा मृत्यु का वरदान वहां से मिल जाएगा। ये समझ लो। अब चॉइस आपकी है, क्योंकि फ्री विल आपको मिली हुई है। तो अपने पेरेंट्स को डंडा करो कि हमें एडमिशन दिला, या तो पहले डिस्कस ये करो कि हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, वरदान लेना है कि नहीं लेना ये वाला। और इसके साथ कुछ कंडीशंस है, हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा, जेंडर बेस्ड है, नेचुरली जेंडर बेस्ड तो होगा ही। और क्या कह रहा है ये, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थ्रू डिजिटल शंख माप टेक्नोलॉजी। और ये वही है, देखो ना यहां पे लिखा है प्रोटेक्ट सेल्फ अगेंस्ट अकाल मृत्यु। तो इच्छा मृत्यु का वरदान वही है, यानी अपनी पूरी आयु पूरी करके शरीर को छोड़ना। और मेरी आयु पूरी कब हुई ये मैं डिसाइड करूंगा, और यह संभव है। अकाल मृत्यु से आप अपने आप को बचा सकते हो। यह पक्का है, एश्योर्ड है। तो आज
1 तारीख थी 1 मार्च, आज 6 है एक्चुअली। ब्रह्मांडधीश मुदाफरा में बैठे थे, उसकी एक फोटो होगी। 1 सेकंड में आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा। लोकल इमेज, आप तो 5 भी है, 6 कर ले। कैसे? 24। ये ब्रह्मांडधीश मुदाफरा में बैठे हैं, ये पंडित कुमदेश शांडिल्य हैं, वहां पर होते हैं। सत्यनारायण का मंदिर है, यहां पर ब्रह्मांडधीश की स्थापना हुई। 24 तारीख को बैठ गए थे वो, और 28 तारीख से खुला है ये मंदिर। आज 6 के दिन डिक्लेरेशन होना था, वहां पर कल जानकारी दे दी गई थी कि 6 के दिन ये जो ज्ञानशाला का डिक्लेरेशन होगा, काल आधारित शिक्षा। अभी तक जो शिक्षा चल रही थी लक्ष्मी धन कमाने के लिए, समय आधारित शिक्षा होती है, और सरस्वती धन कमाने के लिए काल आधारित शिक्षा होगी। तो आज 6 है उसकी। क्या था ये? हाँ जी, तो 1 मार्च को ये ऐशो विज्ञान ज्ञानशाला का डिक्लेरेशन किया गया। डिक्लेयर्ड टुडे, इन्फॉर्म्ड यस्टरडे, डिक्लेयर्ड टुडे। कृष्णिष्ठ के दरबार से, और वो वहां पर जो था वो था ब्रह्मांडधीश का दरबार, वहां पर मुदाफरा, उत्तर प्रदेश। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सारे के सारे जो ये भगवान भगवान देवता देवी, ये सारे के सारे भारत में ही क्यों आते हैं? तो उसका एकमात्र कारण यही है कि इस स्थान को ऋषियों मुनियों ने तपस्या के कारण इतना विकसित कर दिया, इतना विकास किया इस जगह का, कि यहां पर विष्णु अवतार ले सकें, देवी देवता यहां पर आ सकें, स्वर्ग की वाइब्रेशंस यहां पर रिसीव हो सकें, उसके लिए तैयारी, वो सारा का सारा काम हमारे पुराने ऋषियों मुनियों ने किया यहां पर। तब जाकर के ये धरती उस लायक हुई जहां पर अवतार देवी देवता आ सकें। तो ऐशो विज्ञान का कार्यक्रम आज से पब्लिक में समझो के शुरू कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। और टाइम इसका आज शाम का चुना। नॉर्मली सुबह करते हैं कथा हम 11 बजे के आसपास, पर आज शाम का टाइम चुना गया संध्या का समय, क्योंकि ये योग का समय है। 4 बजे से 7 बजे तक योग का समय चलता है। इस समय में ब्लू ब्रिजो एनर्जी चंद्रमा, सूर्य रिलीज करता है चंद्रमा के लिए, तो इसलिए यह समय चुना 5 बजे का। 5 बजे के आसपास शायद शुरू करी गई होगी, 5 साढ़े 5 जब भी करी होगी, आप हिसाब लगा लो। और अंबाला स्थान चुना गया, क्यों? क्योंकि अंबाला ही वही स्थान है जहां पर इच्छा मृत्यु का वो ले सकते हो आप वरदान। ये कैसे पता लगा? अंबा ने इस स्थान की पहचान करवाई थी। अंबा ने यहां पर तपस्या करी थी इस स्थान को पहचान करके, तभी इसका नाम अंबाला पड़ा था।
इसीलिए इस ऐशो विज्ञान ज्ञानशाला की घोषणा अब कृष्ण ईष्ट ने अपना दरबार भी यहां पर लगाया, ब्रह्मांडधीश ने भी पहला स्थान यहीं पर बनाया, और कृष्ण ने गीता का संदेश भी यहीं पर दिया था। तो इसलिए ऐशो विज्ञान ज्ञानशाला की डिक्लेरेशन भी यहीं से हुई है, हो रही है, और इसमें नंबर दे रखा है, वहां से उससे संपर्क करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। कृष्णेंद्र कथा का आज का सत्र हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, गाय ज्ञानिता गाकर। और उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और देना चाहता था मैं कि ऐशो कथा का कार्यक्रम शुरू होगा, उसकी डिक्लेरेशन भी आज कर रहे हैं हम लोग। ऐशो कथा का कार्यक्रम अब पृथ्वी पर शुरू हो जाएगा, जिसमें शुक्राचार्य ज्ञान की चर्चा रहेगी। शुक्राचार्य ज्ञान के जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जिन्होंने, वो थे ऋषि भृगु। भृगु ऋषि का नाम आपने सुना होगा। तो भृगु क्या था वो चैनल का नाम? भृगु ज्ञान। भृगु ज्ञान के नाम से एक यूट्यूब में चैनल है, उसमें शुक्राचार्य ज्ञान की जानकारी दी गई है। तो अब वो कथा के माध्यम से, ऐशो कथा के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। तो वो कार्यक्रम भी आज से शुरू हो रहा है। पहली ऐशो कथा कब होगी, ये डिक्लेरेशन आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी, देख सकते हो आप। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आज से शुरू हुए हैं, उसकी जानकारी मुझे आज देनी थी आज की कृष्णेंद्र कथा के सत्र में, जो कि मैंने दे दी है। अब हम गाय ज्ञानिता गा करके आज का सत्र समाप्त करेंगे, जय कृष्णेंद्र की उद्घोष के साथ। गाय ज्ञानिता। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। जय कृष्णेंद्र। जय कृष्णेंद्र।